नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पेस फॉर लिविंग के सेकंड पार्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को। इसके पहले हमने पार्ट 1 में द पेस फॉर लिविंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान शब्दों में समझा था, और जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसान जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी एक्स्ट्रा बकैती के। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन। अब हमें एक बात याद रखनी है सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन रट्टा नहीं लगाना है, इसे समझना है, मसल मेमोरी में भी सेव रखना है। यानी जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसे अपने दिमाग में इमेज की तरह सेव कर लें, या फिर उसे लिख कर याद करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में भी सेव होते चला जाता है। याद करने का सीधा सा फंडा होता है सबसे पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन सभी बातों को हम एक साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। तो आपको याद होगा दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट ही था, द पेस फॉर लिविंग के ऑथर कौन है? तो आर.सी. हचिंसन। यानी एक वर्ड एक आंसर, जैसे एक गोली एक दुश्मन, उसी तरह एक वर्ड एक आंसर याद होना चाहिए। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉज द प्ले। फिर से यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या रहेगा? प्ले। प्ले और राइटर, प्ले और राइटर, यानी द पेस फॉर लिविंग के राइटर जो हैं उन्होंने प्ले कहाँ देखा था? तो ड्यूबलिन में। याद रखेंगे उन्होंने प्ले कहाँ देखा था? ड्यूबलिन में। अगला क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन वॉज। आर.सी. हचिंसन जब भी आएगा भाई तो क्या होगा? ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। आर.सी. हचिंसन वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग। फिर से वही बात, द मेन कैरेक्टर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? द मेन कैरेक्टर। द मेन कैरेक्टर कौन था? तो कॉर्न मर्चेंट था। ये तो सबको याद होगा, लेकिन कॉर्न मर्चेंट कैसा था ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पूरे लेसन में यंग और डायबिटिक ये दोनों वर्ड यूज़ ही नहीं हुए हैं। डायबिटिक मतलब ऐसा आदमी जिसको डायबिटीज़ हो, ये दो वर्ड यूज़ ही नहीं किए गए हैं, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ये क्लियर है। अब बच रहा है दो, हैंडीकैप्ड एंड एल्डरली। इन दोनों में से सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड कौन है? तो हैंडीकैप्ड होता है स्लो थिंकर, यानी जो लोग स्लो सोचते हैं उन्हें क्या माना गया है? हैंडीकैप्ड। और दूसरा पॉइंट आता है एल्डरली। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें जो कॉर्न मर्चेंट था वो बूढ़ा था, यानी वयस्क। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्डरली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर टू द रियल डैश डैश ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ पे आप बेसिक कॉमन सेंस का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है प्लेजर, ऑप्शन बी है पेन्स, ऑप्शन सी है लिविंग और ऑप्शन डी है हॉलीडे। यानी अगर हम तेज़ सफ़र कर रहे हैं तो क्या नहीं मिलेगा हमें? तो पहला ऑप्शन होगा प्लेजर, यानी अगर हम तेज़ सफ़र करते हैं तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश डैश मैन। ये हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही समझा था कि इस पार्ट में किसकी एगोनी यानी किसकी पीड़ा के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें वर्ड एगनी। जब भी वर्ड एगनी आएगा तो उसका आंसर होगा मॉडर्न, यानी कि आधुनिक मानव की पीड़ा के विषय में बात कही गई है। जब भी वर्ड आएगा एगनी तो उसका आंसर होगा मॉडर्न मैन या मॉडर्न। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द ऑथर सॉ अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। जैसा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको लेंदी कर दिया गया है। इसमें सभी क्वेश्चंस इसलिए शामिल किए गए हैं कि सेम क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? आंसर ड्यूबलिन। सही आंसर क्या होगा इसका? ड्यूबलिन। यानी जिसमें कॉर्न मर्चेंट चीफ कैरेक्टर था, उस नाटक को कहाँ देखा गया था? तो ड्यूबलिन में देखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। एक हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्च करने की प्रवृत्ति किसकी थी? तो यहाँ पे फिर से हम आएंगे अपने ऑप्शंस पे। सबसे पहला ऑप्शन है डॉटर ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। अब पूरे स्टोरी में बेटी का तो उल्लेख ही नहीं है, तो बेटी तो होगी नहीं। सन। चलो इस पूरे पोइट एस्से में
उसके बेटे का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। कौन है भाई? वाइफ है केवल, यानी कि डॉटर, सन और फादर, ये तीनों तो होंगे नहीं। बचा क्या? वाइफ, यानी उसकी जो पत्नी थी वो हर एक छुट्टी को कितना खर्चा करती थी? तो 10 पाउंड, 10 पाउंड खर्चा कर देती थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। अब मान लेते हैं इसकी पत्नी क्या कर रही है? खर्चा कर रही है। बचा कौन सा कैरेक्टर? तीसरा कैरेक्टर जो है उसका नेफ्यू। तो नेफ्यू क्या कर रहा है? जो उसे चीट कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिज नेफ्यू। आगे है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। तेज चलना किसे पसंद है? तो यहाँ पे द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, ये तो खर्चीली है भाई, कितना 10 पाउंड खर्चा कर रही है, तो ये तो होगी नहीं। कॉर्न मर्चेंट बेचारा बूढ़ा हो चुका है, इसका स्पीड से लेना देना है नहीं। बच रहे हैं हमारे ऑथर। ऑथर को तेज़ सफ़र करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये कार कितने की स्पीड से चलाना पसंद करते हैं? 90 मील। अब 90 मील अगर देखेंगे तो एक मील में हमारा अप्रॉक्स 1.6 मील के आसपास होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 90 इंटू 1.6, तो बहुत ही ज़्यादा, यानी अप्रॉक्स 100 पार ही आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। अब किसे तेज रफ्तार नापसंद नहीं है? डिसलाइक मतलब नापसंद। किसे तेज रफ्तार नापसंद नहीं है? तो ये भी आपको पता है, नेफ्यू भाई चीटर है, होगा नहीं। कॉर्न मर्चेंट बूढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। वाइफ जो है वो खर्चीली है, तो ये भी नहीं होगी। बच रहा है सिर्फ ऑथर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। तो ये भी मैंने शुरू में ही बताया था, एक वर्ड है जो वर्शिप के लिए यूज़ किया गया है। कौन सा? तो एडोर वर्ड। एडोर वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया गया है? वर्शिप के लिए, यानी पूजा करना। जो ऑथर है वो मशीनों की पूजा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ है। आगे है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। फिर से वही बात है, ऑथर किस ट्राइब से हैं? तो पूरे पार्ट में भाई एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, क्या जी? स्लो थिंकर, यानी ऑथर क्या होंगे? स्लो थिंकर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। फिर से वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें 3 लड़कियों का इमेज था। एक जो थी वो लंबी थी और बाल उसके सुनहरे थे। दूसरी जो थी वो बहुत ही छोटी थी, जिसके बाल सुनहरे थे, यानी दोनों ब्लॉन्ड थी। और एक जो लड़की थी जिसके बाल भूरे थे, लेकिन वो मीडियम हाइट की थी। यानी टोटल कितनी लड़कियां थी? 3, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज सिम। क्वेश्चन रिपीट है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए और लिख सकते हैं 15 का ए, बी, सी या डी, जो भी सही आंसर हो उसे आप लिखें। अगला क्वेश्चन है 16, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग। अब यहाँ पे अर्निंग की बात कही गई है, लेकिन कमाने का तो नहीं होगा। मान लेते हैं स्लो थिंकर्स भाई किस मामले में पीछे होते हैं? फैक्ट्री में, कार में, लिविंग में, कि हॉलीडे में? तो एक बात बताया गया था कि जो लोग सोच नहीं पाते वो कुछ नहीं कर पाते, यानी जीवन की बात कही गई है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लिविंग। लिविंग विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम, हु वाज द मैन ऑफ एंजाइटीज एंड हैड अ डिकी हार्ट। फिर से आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें फिर से बताया गया था कि कॉर्न मर्चेंट ने अपना हाथ कहाँ रखा था? अपने दिल पे। बेचारा बहुत ही चिंतित लग रहा था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉर्न मर्चेंट। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, हु एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज़। अब यहाँ पे हमें वर्ड याद रखना है, सेंसिटिव इशूज़। वर्ड याद होना चाहिए, सेंसिटिव इशूज़ ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सेंसिटिव इशूज़ और कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के बारे में लिखने वाले ऑथर का नाम क्या है? तो वो है हमारे आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा, आर.सी. हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले? नाउ दैट्स टू फास्ट, नाउ दैट्स टू मच, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शॉ। यानी सबसे प्रभावशाली लाइन क्या था? शुरू में आपने देखा होगा, जो कौन मर्चेंट होता है वो कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है 1000 मील्स पर आवर की स्पीड से।
जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? नाउ दैट इज़ टू फास्ट। यानी एक वर्ड याद रखना है क्या हमें? एन्चेंटिंग, और दूसरा याद रखना है नाउ दैट्स टू फास्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज। इरेलीवेंट का मतलब होता है असंगत, यानी कोई मतलब नहीं हो जिससे। यानी कि जो आदमी कंप्लेन कर रहा है, कौन सा आदमी? तो कॉर्न मर्चेंट। अब कॉर्न मर्चेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील्स पर आवर की स्पीड से है, लेकिन इरेलीवेंट क्यों है भाई? क्योंकि उसके लेना देना है ही नहीं। यानी कि कॉर्न मर्चेंट की सिचुएशन से एरोप्लेन का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर गोज इन अ कार एट। अब स्पीकर कितने की स्पीड में कार चलाता है जी? सबको याद है 90 मील्स एन आवर, यानी ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ। फिर से वही बात आ गया है कि जो मैन था उसके पास क्या था? डिकी हर्ट तो था, लेकिन यहाँ पे डिकी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हर्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। पूरे क्वेश्चन में हर्ट वर्ड नहीं है। अगर हर्ट वर्ड होगा तो आंसर डिकी होगा, अगर दिल शब्द का उल्लेख होगा तो डिकी होगा, लेकिन इसमें डिकी नहीं है होगा क्योंकि यहाँ पे हर्ट नहीं है, तो एनेक्सिटीज़ होगा। क्या होगा? एनजाइटीज़ होगा। सही आंसर होगा एनजाइटीज़। आगे बढ़ेंगे, द आयरिस गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस या इलुस्ट्रेशन। 23 का सही आंसर होगा अप्रोचेस। 23 का सही आंसर क्या होगा? अप्रोचेस। यानी सबटल अगर आ रहा है तो सही आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सबटल ट्रूथ। जब भी वर्ड में क्वेश्चन में आएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोचेस, यानी कि तरीके। आयरिश लोगों के पास, सबके पास अपने अपने तरीके होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, टू डाइन इन लंदन एंड डैश डैश इन न्यूयॉर्क। फिर से आपने अगर वीडियो देखा होगा तो ध्यान में आपको होना चाहिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होना चाहिए लंच। डिनर करने की बात कही गई है लंदन में, और लंच करने की बात कही गई है न्यूयॉर्क में। आगे क्वेश्चन है, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। अब यहाँ पे फिर से स्लो थिंकर्स क्या होते हैं? तो वो हैंडीकैप्ड माने जाते हैं। वो क्या सोचते हैं? कि वो हैंडीकैप्ड है। यानी 25 का सही आंसर क्या होगा? ए। फिर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ऑल द टेस्ट टुडे आर डिज़ाइन टू मेज़र। यानी कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो किस लिए होते हैं? यानी अभी के जितने भी टेस्ट हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? एट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ अ बस, द स्पीड ऑफ माइंड। तो मैंने बताया था कि जितनी भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? माइंड के लिए बनाए गए हैं, कि इंसान कितना तेज सोच रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज डैश डैश। फिर से वही बात है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कि ऑप्शन ए। आगे है, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर। अब सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरा मिला जुला कर जो जीने की रफ्तार थी वो किसके लिए बहुत तेज़ हो रही थी? तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए कॉर्न मर्चेंट। सही आंसर क्या होगा? कॉर्न मर्चेंट। आगे है 29, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज़ कैप्चर्ड बाई। यानी कि एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में कौन लिखते हैं? तो आंसर होना चाहिए R.C. हचिनसन, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स द हर्ल्ड वन अबाउट। यानी कि स्पीकर जो है वो मशीनों की क्यों पूजा करते हैं? रैपिड मूवमेंट के लिए, ट्यूबलिन के लिए, या न्यूयॉर्क के लिए, या बेटर सी के लिए? तो हर्ल जब भी वर्ड आएगा तो बेटर सी, यानी किसको पार करने की बात करते हैं? तो एक बेटर सी नाम का जगह है, उसका उल्लेख करते हुए बताते हैं। आगे हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन अ। जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो कहाँ रहता था? तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहता था? स्मॉल आयरिश कंट्री में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम बहुत ही भारी बना देते हैं, लेकिन सबसे आसान होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन से वर्ड को कैसे रिप्लेस करना है। जैसे क्वेश्चन में वाई आ गया तो बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में वाट आ गया तो क्या लिखेंगे, वेयर आ गया तो क्या लिखेंगे। ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए।
देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन बोलता है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। ध्यान देंगे राइटर ने कहाँ पे नाटक देखा था, तो इसमें वेयर को रिप्लेस किससे कर देंगे हम, इन ड्यूबलिन से। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे डिड लगा हुआ था इसीलिए हमने वॉच के साथ ईडी जोड़ दिया, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, इन ड्यूबलिन द राइटर वॉच द प्ले। सेकंड क्वेश्चन सेम वैसा ही है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हु को रिप्लेस करना है। जो हु है उससे हमें क्या रिप्लेस कर देना है, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट से। बाकी बातें सेम रहेंगी। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। आप क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेंगे ताकि आपको स्टडी के लिए बेटर हो। और रिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई में रिवीजन। जो भी चीज़ें पढ़ें उसे इमेजिन करें, पढ़ें और रिवाइज करें। आगे क्वेश्चन है हमारा, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। जो राइटर है उसे तेज़ गति ना पसंद है, तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था तेज़ गति उसे पसंद है भाई, उसे ना पसंद नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। वैसे ही 4 क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। सिनेमा में राइटर अपने आप को कहाँ पाता है जी, तो होपलेस फॉग में। तो इन विच सिचुएशन को रिप्लेस कर देंगे हम, इन अ होपलेस फॉग द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने क्या किया है, जो भी WH क्वेश्चंस है उसको सही आंसर से रिप्लेस कर दिया है, और इस आंसर को कोई गलत नहीं काट सकता है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपके। आगे है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। राइटर अपने आप को कैसा थिंकर मानता है जी, तो राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। राइटर अपने आप को क्या मानता है, एक स्लो थिंकर्स। तो यहाँ पे हम रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद। अरे रुको 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 रुको, एक विशेष सूचना ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो समझें, रट्टा ना लगाएं। नहीं तो मुझे एक इंसिडेंस आया, जब मैं पढ़ा करता था उस समय हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने ये पाउंड को डॉलर बता दिया, डॉलर बताते चले गए। अब हमारे दिमाग में फिट हो गया भाई डॉलर डॉलर डॉलर। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि डॉलर यानी गलत सेट हो जाने से करेंसी का वैल्यू गलत सेट हो जाता है। अब इस पूरे लेसन में डॉलर का यूज़ किया ही नहीं गया है। तो सबसे पहला बात हमें यह समझना है कि जब भी हम पढ़ें तो समझें और थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग यूज़ करें।